हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और आज पॉलिटी के क्वेश्चंस फिर से करेंगे रैपिड डोज में। इसका आइडिया आपका वही है कि 360 डिग्री अप्रोच लेनी है। पेन एंड पेपर अपने साथ में रखिए और अब दिलो दिमाग को खुला रख के इस पे आपने क्यूज़ लेने हैं और आपने टॉपिक्स देखने हैं और उनको रिवाइज करना है। इसका मेन मकसद यही है, हमारे रैपिड सीरीज़ का मकसद ही यही है कि आप टॉपिक्स रिवाइज करें और आपको थोड़ा सा आइडिया हो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन है पब्लिक ऑर्डर के बारे में। तो ये आइटम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिस्ट में आता है आपको पता है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट और रेजिडरी पावर्स होते हैं। तो देखिए पब्लिक ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, पब्लिक ऑर्डर अगर नॉर्मल सेंस में, सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आपको एग्जाम में आ जाता है, तो पब्लिक ऑर्डर में देखें पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे कि सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया ही मान लेते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे रैली हो रही है, ठीक है, रैली का जो है कार्यभार कौन संभाल रहा है? पुलिस, ठीक है। तो एक चीज़ आ गई कि अच्छा पुलिस संभाल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट को कौन देख रहा है, किसकी देख रेख में हो रही है? पुलिस, ठीक है। तो अभी पता चल गया कि पब्लिक ऑर्डर जो है उसका मतलब ये है कि जान मान की जो रखवाली है वो है। जैसे कि कोई मेला हो रहा है, कोई फेयर हो रहा है, तो वहाँ पे ड्यूटी किसकी लगी हुई है? पुलिस, ठीक है। कोई वीआईपी की मूवमेंट हो रही है, किसकी ड्यूटी लगी है? पुलिस। आपके रोड्स में अगर कोई इशू हो रहा है, ठीक है, या किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसकी है? पुलिस। तो पुलिस के ऊपर सारा दामदार आ गया है पब्लिक ऑर्डर से। अब ये पुलिस के बारे में क्यों बोला है? पुलिस कौन से सब्जेक्ट में आता है? पुलिस आता है स्टेट सब्जेक्ट में, ठीक है, पुलिस आता है स्टेट सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आपको आइडिया है, मिल गया, स्टेट लिस्ट में आएगा। पब्लिक ऑर्डर इज इन स्टेट लिस्ट, क्योंकि पुलिस जो है वो पब्लिक ऑर्डर देखती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि इंडियन संविधान के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, लीगल राइट है, मॉरल राइट है, ठीक है। तो सपोज़ इसको भी एलिमिनेशन से निकालते हैं। आपको अगर सपोज़ चीज़ नहीं पता है तो फंडामेंटल राइट मानते हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, मुझे ज़मीन लेनी है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो आप बोलोगे कि नहीं, वहाँ नहीं ले सकते, ठीक है। तो मतलब मेरा फंडामेंटल राइट तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर होता तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर स्टेट को, जैसे एचपी को है, वो बोल देते कि लेने दो। तो इसका मतलब ये है राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? हमारा एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और अगर इसके एस्पेक्ट्स पे जाना है तो देखिए पहले ये फंडामेंटल राइट था, फिर इसको डिलीट कर दिया गया था और इसको लीगल राइट में लेके आए थे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से जो है आर्टिकल डिलीट किया गया था, पहले ये फंडामेंटल राइट ही हुआ करता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, सेंट्रल कैबिनेट, प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो देखिए इसके जितने भी आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी वगैरह है, ठीक है, वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। सिमिलरली अगर एमएलएस की हो तो वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करना है तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन वो किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर। अब दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं अमूमन कि ओथ वाली जो चीज़ है, ठीक है, ओथ कौन देगा, कौन कराएगा। अगर हमने कई बार पढ़ लिया होता है तो हमारा जो है कई बार ध्यान जो चीफ जस्टिस पे चला जाता है, लेकिन नहीं, रेजिग्नेशन का कहाँ है? वो आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा क्या है? 5 साल, 6 साल, सेम ऑफ दैट लोकसभा 2 साल। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? 6 साल, ठीक है, 6 साल है। और राज्यसभा एक क्या है? कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है और इसका 6 ईयर्स है, ठीक है जी। और इसके मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से कितने साल में इसके मेंबर जो है रिटायर होते हैं, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन में है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों ऐसे जितने भी आपके फर्स्ट हैं इंडिपेंडेंट में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गया, होम अफेयर्स हो गया, या फिर आपके लॉ मिनिस्टर हो गया, ठीक है जी, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आर की शांतनु शेट्टी साहब,
ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है जी, पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या है? शाह कमीशन। जस्टिस शाह जो थे उनकी देख रेख में क्या हुआ था? आपका पंजाब और हरियाणा क्रिएट किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? BR अम्बेडकर। ठीक है, बट इसके साथ साथ आपको कुछ नाम जो हैं वो याद होने चाहिए कि सर BN राव कौन थे। ठीक है, साथ में आपको पता चल जाएगी राजेंद्र प्रसाद जी का क्या रोल था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर आपने इसको पढ़ा होगा कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट हुए थे, तो 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949, 6 नवंबर 1948। इसका जवाब क्या है? केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 को प्रियम्बल को हमने क्या किया था? हेयर बाय क्या है लास्ट लाइन? अडॉप्ट एंड एनैक्ट। ठीक है, इसको हम नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी अभी रिसेंटली 26 नवंबर को सेलिब्रेट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट टू वोट क्या है? एक पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है, इकोनॉमिक राइट है या लीगल राइट है? देखिए, ये हमारा एक पॉलिटिकल राइट है। राइट टू वोट हमारा एक पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, अब कौन सा आर्टिकल है जो मनी बिल को डिफाइन करता है? ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये आर्टिकल जो है 110 है और इसको आप प्लीज़ रीड कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्लॉजेज हैं। ठीक है, और ये जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मनी बिल क्या होता है। ठीक है, और मनी बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्पीकर का क्या रोल रहता है। स्पीकर का डिसाइडिंग जो फैक्टर रहता है मनी बिल का, वो क्या रहता है, तो वो भी आप इसको पढ़िए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु हैज़ गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी सिर्फ राज्यसभा जो है वो कर सकते हैं अंडर 312 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए जो है जैसे अगर सपोज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर हमें क्रिएट करनी है तो वो राज्यसभा क्रिएट कर सकती है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में कि फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, एक एनुअल बॉडी है, एक ट्राइएनियल बॉडी है या क्विनल बॉडी है? एलिमिनेशन पे देखते हैं। देखिए, परमानेंट बॉडी तो नहीं है, ये फॉर्म होती है। एनुअल बॉडी भी नहीं कह सकते। ठीक है, ट्राइएनियल बॉडी भी नहीं, मतलब 3 साल 2 साल, तो ये है आपका आंसर। हर 5 साल में आपका फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया रेस्ट विद पार्लियामेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर। तो देखिए, इलेक्टोरल रोल की जो प्रिपरेशन है वो आपकी इलेक्शन कमीशन करता है, और इसके लिए जो है फिर आगे इन्होंने जो है जैसे कि पंचायत लेवल पे और स्कूल लेवल पे आपके जो हैं BLO लगाए होते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो हैं ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके इलेक्टोरल रोल को अपडेट करते हैं या फिर डिलीशन करते हैं, अपडेशन करते हैं। तो अभी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि पंजाब में अभी रिसेंटली एक ऐप जो है वो लॉन्च करी गई है इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड। मैंने वो कवर भी कराया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है उस ऐप का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनिसिडेट फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी कहाँ पे है? आर्टिकल 51 से है। तो बताइए 51 से पहले कौन से आते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? हमें इतना बड़ा हिंट भी दे दिया कि आर्टिकल 51 से पहले कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए
बोरोड फीचर्स जो हैं, ठीक है जी, चाहे वो आयरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है जी, यूके हो गया, या फिर यूएसएसआर हो गया, ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि रेट्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, वैसे ये वाली चीज़ें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि नई चीज़ एडिशन होनी नहीं है और ये लिमिटेड हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए। और देखिए फेडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है। और सेंटर और स्टेट वाला जो रिलेशन है वो भी कनाडा से ही आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है वो कस्टोडियन ऑफ नेशनल पर्स है। ठीक है, नेशनल पर्स अगर आपको सपोज़ पता भी नहीं है तो एक चीज़ तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मनी से रिलेटेड है। ठीक है, और एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मनी वो एग्जीक्यूटिव तो नहीं हो सकता, जुडिशरी भी नहीं हो सकता, सिविल सर्वेंट भी नहीं हो सकता, तो एलिमिनेट करके लेजिस्लेचर, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल पर्स। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है और हम अकाउंटेबिलिटी टू पीपल रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कब आया था। अब ये देखिए इसमें मोस्टली जो है आपको जो है क्वेश्चन गलत आप कर सकते हैं, इसका आंसर जो है 1937 है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए मूविंग ऑन। अब ये देखिए एक क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड फॉर नागा कस्टमरी एंड देयर सोशल प्रैक्टिस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए आर्टिकल 370 तो एब्रोगेट हो गया, तो इससे कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आपका 371 इसकी वजह से हाईलाइट में आ गया, तो इसका सही जवाब क्या है 371A। ठीक है जी, तो जैसे आपके जो आर्टिकल 371 है उसके जो क्लॉजेज हैं ABCDEFG, ठीक है, उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश से लेके गोवा से लेके महाराष्ट्र से लेके जो स्पेशल क्या अकॉर्ड किया गया है स्टेटस, ठीक है, उस सब के बारे में दिया हुआ, तो यू शुड ऑल्सो रीड इट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आज के जो रैपिड डोज के जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हुए। ठीक है, एंड आई होप कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसकी प्रिपरेशन आप ढंग से कर रहे हैं और मन लगा के करिए। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर रहे हैं, उन पेन एंड पेपर पे लिख रहे हैं, तो जैसे आज अगर अभी आपने कर लिया है तो कल मॉर्निंग में जाके वो टॉपिक्स ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। अमूमन ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने 10 टॉपिक्स या 20 टॉपिक्स ही लिख लिए हुए हैं और हफ्ते के आपके 20 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और आपके 4 हफ्ते में 80 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं और उन 80 में से आपके सपोज़ 20 टॉपिक्स से आपका क्वेश्चंस टकर गए, तो देखिए एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा है उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम निकालने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।